एक बार मैं अपने घर से कुछ मील दूर जंगलों में अकेले कैंपिंग पर गया था। कैंप सेटअप करने और खाना खाने के बाद मैंने अपने टेंट में आधे घंटे की झपकी ली और फिर ट्रैकिंग पर निकल पड़ा। वो ट्रैकिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। जंगल एकदम शांत था, लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं मेरे पास से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मैं उसे किसी जानवर के कदम समझकर भी टाल सकता था, लेकिन वो आवाज कुछ अलग सी थी। वो चार पैरों की नहीं, बल्कि दो पैरों के चलने की आवाज थी। आप समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब है कि वो आवाज वैसी नहीं थी जैसे किसी जानवर की होती है। अब क्योंकि मैं जंगल में बहुत अंदर था और किसी भी आबादी वाले इलाके से काफी दूर था, वहां किसी इंसान का होना एक अजीब बात थी। लेकिन मैंने वहां किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि शायद कोई मेरी तरह इस सुनसान इलाके में हाइकिंग कर रहा होगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर कोई इंसान है और वो हाइकिंग कर रहा है तो उसे ट्रेल पर होना चाहिए, न कि घने जंगल में। खैर, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस ट्रैक करता रहा। मैं शाम के करीब अपनी कैंप साइट पर वापस लौटा। जब मैं अपने टेंट के पास पहुंचा तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मेरे टेंट की जिप खुली हुई थी और उसका दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। मुझे अच्छे से याद था, मैं उसे अच्छे से बंद करके गया था। लेकिन वो सब देखकर उसी वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मन में यही ख्याल आया कि शायद कोई मेरे टेंट के अंदर था। मैंने पहले ये चेक किया कि कहीं कोई अब भी अंदर तो नहीं है, और जब मैं कंफर्म हो गया कि वहां कोई नहीं है तो मैं टेंट के अंदर गया। मैंने देखा मेरा ट्रैकिंग बैग किसी ने खोला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें से कुछ भी गायब नहीं था। इनफैक्ट टेंट में सब सामान वैसे का वैसा ही था। लेकिन फिर भी ये डरावनी बात थी कि कोई मेरे पीछे से मेरे टेंट में घुसा था। मैं सोचने लगा कि अब सामान समेटकर दूसरी जगह चला जाऊं, लेकिन फिर लगा कि अब क्या फायदा। जो भी यहां आया था अब वो जा चुका है। शायद उसे कुछ चाहिए था, और जब उसे मेरे टेंट में वो नहीं मिला तो वो चला गया होगा, या जो उसे चेक करना था वो तो उसने कर ही लिया है। मैं कुछ देर कैंप फायर जलाकर बाहर ही बैठा रहा, और जब रात को नींद आने लगी तो मैं सोने के लिए टेंट में गया और अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि मुझे एक अजीब सी आवाज आई। पहली बार सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या आवाज थी या किसकी आवाज थी, लेकिन दूसरी बार जब वो आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा है। लेकिन वो सांस रेडियो के स्टैटिक की आवाज की तरह थी। शायद आप समझ पा रहे हो, जैसे कोई उखड़ी उखड़ी सी सांस ले रहा हो। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और टेंट में इधर उधर देखने लगा, लेकिन तभी वो आवाज बंद हो गई। कुछ देर धड़कते दिल के साथ मैं वैसे ही बैठा रहा और फिर वापस लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड ही बीते होंगे कि वो आवाज फिर से आई। वही दबी दबी अजीब सी स्टैटिक जैसी सांसों की आवाज। मैंने लेटे लेटे ही उस आवाज को सुनने की कोशिश की, और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज मेरे बैग से या उसके आसपास से आ रही है। मैंने तुरंत अपने बैग में हाथ डालकर चेक किया, और फिर मुझे एक चीज मिली जो मैं अपने साथ तो बिल्कुल नहीं लाया था। वो था एक बड़ा पुराना अजीब सा वॉकी टॉकी। पता नहीं वो वॉकी टॉकी था या कुछ और ही था, और वो स्टैटिक वाली आवाज उसी में से आ रही थी। उसी वक्त मेरा दिमाग उन पैरों की आवाज और टेंट के अंदर हुई छेड़छाड़ के बारे में सोचने लगा। शायद कोई मुझ पर नजर रखे हुए था और मेरे दूर जाने पर मेरे टेंट में आकर उस चीज को मेरे बैग में रख गया था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था, उस वॉकी टॉकी को किसी ने मेरे बैग में क्यों रखा? और तभी अचानक उस वॉकी टॉकी से स्टैटिक वाली आवाज बंद हो गई और फिर से सांसों की आवाज आई, इस बार और ज्यादा क्लियर। और फिर एक बहुत गहरी अजीब सी फुसफुसाती आवाज आई, आई एम नॉट योर कैट।
आपको बता दूं कि शायद इसका मतलब था कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। यकीन मानिए, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। मेरा पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। मैं पागलों की तरह उस वॉकी टॉकी के सारे बटन दबाने लगा और आखिरकार वो बंद हो गया। तभी बाहर कुछ जमीन पर गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं वहीं रहकर अपने सामान और खुद को बचाने की कोशिश करूं, या फिर सीधे दौड़कर अपने पिकअप ट्रक तक पहुंच जाऊं। फिर एक और भारी चीज गिरने की आवाज आई, और इस बार टेंट के ठीक बाहर से। मैंने तुरंत दूसरा रास्ता चुना और अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने अपना टेंट, स्लीपिंग बैग और बाकी सारा सामान वहीं छोड़ दिया। पर सच कहूं, उस वक्त मेरी जान की कीमत उस सामान से कहीं ज्यादा थी। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया, और मैं फिर कभी वहां वापस नहीं गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो सब क्या था। शायद किसी ने ये सब एक प्लान के तहत किया था, ताकि मैं वहां से डरकर भाग जाऊं और वो मेरा सारा सामान चुरा ले। या फिर शायद वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जो भी हो, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हाइकिंग और कैंपिंग करते वक्त हमेशा सावधान रहें। अकेले ट्रैकिंग पर जाना मेरी एक आदत बन गई थी। मेरे दोस्त हमेशा कहते थे कि अकेले जाना सेफ नहीं होता, लेकिन अपना दिमाग शांत करने के लिए मेरे पास यही सबसे अच्छा तरीका था। सिर्फ मैं, वो रास्ता और जंगल की आवाजें। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई शोर। मेरी जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली थी कि इस तरह जंगल में निकलना किसी रीसेट बटन को दबाने जैसा लगता था। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते हमेशा से ट्रैकिंग के लिए मेरे फेवरेट रहे हैं। रास्ते खाली रहते थे, हवा ठंडी और ताज़ा होती थी, और पेड़ के पत्ते नारंगी, लाल और पीले रंगों में बदल चुके होते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुझे उस वक्त तो इसका एहसास नहीं था, लेकिन मैं अब कभी उन ट्रेल्स पर लौटने वाला नहीं हूं। मेरा प्लान सिंपल था। 3 दिन जंगल में अकेले, सिर्फ मैं और मेरा सामान। मैंने ट्रैकिंग के लिए ट्रेल भी वो चुना जो मेरे एक दोस्त ने बताया था, एकदम शांत और सुनसान, और वहां लोग भी बहुत कम जाते थे। मतलब एकदम परफेक्ट रिट्रीट। मैंने सिर्फ हल्का सामान पैक किया, एक टेंट, कुछ फ्रीज ड्राई खाना, पानी, एक छोटा टॉर्च और कुछ बेसिक टूल्स। कोई लग्जरी नहीं, मैं बस एक सिंपल और सुकून भरा ट्रिप चाहता था। पहला दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, शांत और सुकून भरा। मैंने पूरे दिन एक भी इंसान को नहीं देखा था। पक्षी चहचहा रहे थे, गिलहरियां झाड़ियों में भाग रही थी, और सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मेरा हो। शाम होते होते मुझे एक छोटा सा खाली मैदान मिला। सूरज ढल रहा था तो मैंने वहीं टेंट लगाया, खाने के लिए पानी गर्म किया और आराम से बैठ गया। रात गहराने लगी और मैं टेंट में लेट गया। मैं पत्तों की सरसराहट सुनते हुए बस सुकून से सोने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी टिक की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की टहनी टूटी हो। फिर एक और आवाज आई। मैं जानता था कि वो कोई जानवर नहीं था। वो आवाज कुछ ज्यादा ही सोच समझ कर की गई लग रही थी। मैं बिल्कुल चुप हो गया, हर छोटी सी आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई हिरन होगा, लेकिन फिर भी मैंने टेंट का चैन बहुत धीरे से खोलकर बाहर झांका, और वहां एक आदमी था। वो पेड़ों के पास खड़ा था, आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसके कपड़े गंदे थे, कई जगह से फटे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से वो नहाया नहीं था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, आंखें सूनी और गहरी थीं, जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। वो बिना पलक झपकाए बस मुझे घूरे जा रहा था। वो ना हिला, न कुछ बोला,
बस ऐसे देख रहा था जैसे अंधेरे से मुझे पढ़ रहा हो। मैं कुछ बोलना चाहता था, पूछना चाहता था कि उसे कोई मदद चाहिए या नहीं, लेकिन शब्द मेरे मुंह से निकले ही नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं वहीं जमा हुआ बैठा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जंगल के बीच ये कौन है और ऐसे क्यों खड़ा है। फिर उसने धीरे से अपने सर को एक तरफ झुकाया और बिना कोई आवाज किए वापस जंगल के अंदर चला गया। मैंने तुरंत टेंट की जिप को बंद किया, मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि अब वो वापस ना आए। लेकिन जंगल की चुप्पी और फिर से सूखी टहनियों के टूटने की आवाजें बता रही थी कि शायद वो अभी वहीं था। पूरी रात कई बार ऐसी ही आवाजें आती रहीं और मैं ठीक से सो नहीं पाया। सुबह हुई और मैंने पिछली रात के डर को भूलने की कोशिश की। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। मैंने अपना सामान समेटा और ट्रेल पर निकल पड़ा। इस बार मैंने उम्मीद से ज्यादा दूरी तय कर ली थी। दोपहर होते होते मेरे पैरों में दर्द महसूस होने लगा। होता है ना, एक अच्छी थकान वाला दर्द। इस बार मैंने एक छोटी सी नदी के किनारे कैंप लगाया। पत्थरों पर बहते पानी की आवाज किसी नेचुरल वाइट नॉइज जैसा सुकून दे रही थी। काफी देर में बस पानी को बहते हुए देखता रहा। अंधेरा होने पर मैंने फिर से टेंट लगाया, एक छोटी सी आग जलाई। धीरे धीरे तापमान गिर रहा था और उस आग के सहारे मैं खुद को गर्म करने लगा। मैंने खाना पकाया, फिर पीछे झुककर आसमान की तरफ देखा। एक एक करके सारे तारे दिखाई देने लगे। उस पल में मुझे बहुत आभार महसूस हुआ कि मैं इस शांति का हिस्सा बन पा रहा हूं। लेकिन उसी रात फिर से वही एहसास लौट आया और इस बार और भी गहरा। मैं टेंट में लेटा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बस अंधेरे और मेरी कल्पना का खेल है। फिर तभी एक हल्की सी चर्र की आवाज आई, फिर कुछ कदमों की आवाज धीरे धीरे टेंट के चारों ओर घूमते हुए सुनाई दी। मैंने अपनी सांस रोक ली, टॉर्च कसकर पकड़ी, लेकिन चालू नहीं की। मेरा हर इंस्टिंक्ट कह रहा था, हिलना मत, बस चुप रहना। कदमों की आवाज टेंट के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैं वैसे ही जड़ पड़ा रहा, अपनी सांसें थामे और कान लगाए हुए। काफी देर बाद वो आवाजें धीरे धीरे जंगल में दूर चली गईं, लेकिन वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं अब भी मेरे साथ था। मुझे नहीं पता मैं कैसे सो गया, लेकिन किसी तरह मुझे नींद आ गई। जब जागा तो सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर मेरे टेंट पर पड़ रही थी और सब कुछ फिर से नॉर्मल लग रहा था। इस बार मैंने तेजी से कैंप समेटा और फिर से ट्रेल पर निकल पड़ा, लेकिन अपना पीछा किए जाने का एहसास मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर कुछ मिनट में मैं पीछे मुड़कर देखता था, उम्मीद करता था कि कोई दिखेगा, लेकिन वहां बस पेड़ थे और परछाइयां थीं। मैंने खुद को तेज चलने पर मजबूर किया। अब इस हाइकिंग में मजा नहीं आ रहा था। वो शांति जिसके लिए मैं आया था, अब वो मुझे डरावनी लग रही थी। मेरी इंद्रियां और नसें पूरी तरह अलर्ट मोड में थीं। करीब 1 घंटे बाद मेरी नजर के कोने में कुछ हलचल हुई। एक परछाई पेड़ों के बीच मेरे साथ साथ चल रही थी, लेकिन जब मैंने उस तरफ ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। अब मैं और तेज चलने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं रुका नहीं तो जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो हार मान जाएगा, लेकिन नहीं, मैं कितना भी तेज चलूं वो एहसास मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे रात के लिए एक जगह ढूंढनी होगी, लेकिन टेंट लगाने और रुकने का ख्याल ही मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था। मुझे एक छोटा सा पत्थरों का टीला मिला और मैंने सोचा, चलो यहीं पर कैंप लगाते हैं। मैंने जल्दी से कैंप लगाया, टॉर्च अपने पास रखा और हर आवाज को सुनता रहा। हर सरसराहट, हर पत्ते की खड़खड़ाहट मुझे डरा रही थी। मैं टेंट के पास बैठा था, अंधेरे को धीरे धीरे जंगल में फैलते हुए देख रहा था।
और खुद को एक फंसे हुए जानवर की तरह महसूस कर रहा था। और तभी मुझे कुछ दिखा। एक परछाई पेड़ों के किनारे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ कर उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी था बहुत दूर था और अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं उसे आवाज देने ही वाला था, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था। शायद मेरा डर या शायद मेरी इंस्टिंक्ट। फिर वो परछाई एक कदम पीछे हटी और पेड़ों के बीच गायब हो गई। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और उसी दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस पेड़ थे और घना अंधेरा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं वहां नहीं रुक सकता। मैंने जल्दी से सामान उठाया, सही से पैक भी नहीं किया और रात के अंधेरे में ही ट्रेल पर चल पड़ा। अब मुझे परवाह नहीं थी कि अंधेरा है या मैं कहीं रास्ते में भटक जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, मैं कैसे उस चीज से दूर चला जाऊं। रास्ता बहुत मुश्किल से दिख रहा था। पेड़ों की छतरी के नीचे चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन मैं तेज तेज चल रहा था। आंखें चारों तरफ देख रही थी और कान हर आवाज को सुनने के लिए अलर्ट थे। और फिर पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, एक लय में, जैसे कोई बड़ी सावधानी से मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे नहीं देखा, सिर्फ चलता रहा। जितना तेज मैं चलता, वो आवाजें भी मेरे पीछे उतनी ही तेज चलती। हर पत्ते की चरमराहट, हर टहनी की टूटती आवाज बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल मुझे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार जैसे तैसे चलते हुए मुझे आगे हल्की सी रोशनी दिखी। वो एक पार्किंग एरिया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। मेरी टांगें दर्द से कांप रही थीं, फेफड़े जैसे जलने लगे थे। जैसे ही मैं पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकला, मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मुझे उम्मीद थी कि जंगल के किनारे वो आदमी वहां खड़ा मिलेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और बस पेड़ थे जो मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैंने जल्दी से अपना सामान गाड़ी में फेंका, अंदर घुसा और दरवाजे लॉक कर दिए। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। जब मैंने पार्किंग से बाहर निकलना शुरू किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो परछाई अब भी वहां खड़ी हो, लेकिन अब भी वहां कोई नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या था। उस अनुभव के बाद मैंने महीनों तक हाइकिंग से दूरी बना ली, यहाँ तक कि जब बहुत समय बाद मैंने फिर से जाने की हिम्मत जुटाई, तब भी मैं खुद को टेंट में सोने के लिए मना नहीं पाया। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा था तो वो आखिर क्यों कर रहा था, या फिर वो आदमी कौन था जो मैंने पहले दिन देखा था। क्या वही आदमी इतने दिनों तक मेरे पीछे घूम रहा था? क्या वो किसी चीज के इंतजार में था? क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं अकेले ब्लू रिज पार्कवे की अलग अलग ट्रेल्स पर हाइकिंग के लिए गई थी। न जाने क्यों मुझे लगा कि 20-25 साल की एक लड़की का अकेले जाना ठीक रहेगा, लेकिन मुझे अब समझ आता है कि ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं हमेशा से माउंट मिशेल जाना चाहती थी, तो मैंने वहीं का प्लान बनाया। वो सोमवार का दिन था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे। समिट तक जाने वाला रास्ता अच्छी कंडीशन में था, इसलिए वहां हाइक करना थोड़ा आसान था। उस वक्त मैं स्मोकिंग करती थी, इसलिए उस आसान रास्ते पर भी जल्दी ही मेरी सांस फूलने लगी। आखिरकार मैं ऊपर पहुंची और एक तरफ खड़ी होकर अपनी सांसें ठीक करने लगी। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो मेरे बहुत पास आकर खड़ा हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो करीब 40-45 का रहा होगा। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और काफी ऑयली लग रहे थे। तभी वो मुझसे बोला, है, मैंने देखा कि तुम्हें यहाँ ऊपर आने में काफी टाइम लग गया और तुम्हारी सांस भी काफी तेज चल रही है।
सब कुछ ठीक है ना? उसके उस सवाल से मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं स्मोकर हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और मैंने हंसते हुए उस बात को हल्का करने की कोशिश की। वो वहीं खड़ा रहा, मुझे देखता रहा। मैंने हल्के से सर हिलाया ताकि उसे समझ आ जाए कि मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। मैं एक पोडियम की तरफ गई जहां से दूर पहाड़ों और शहरों की दिशा और जानकारी मिलती थी, लेकिन वो भी मेरे पीछे पीछे वहीं आ गया। बिना मतलब के वो बातें करने लगा। उसने बताया कि हाल ही में उसका तलाक हुआ है और वो एक मेंस ग्रुप का हिस्सा है जो देश भर में घूमते हैं और फेमस जगहों पर जाते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और मैंने बता भी दिया। फिर वो अपने तलाक की बहुत पर्सनल बातें बताने लगा। कैसे उसे शक था कि उसकी बीवी धोखा दे रही है, कैसे वो एक रात अलमारी में छिप गया और उसने देखा कि उसकी बीवी किसी कलीग के साथ उसी के बिस्तर पर थी। और फिर उसने धीरे से बड़बड़ाया, उस रात उन दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी वो बात सुनकर मैं डर गई। मैंने अपने चेहरे के हाव भाव से साफ जताने की कोशिश की कि मैं थोड़ा अजीब फील कर रही हूं, लेकिन वो लगातार बोलता रहा, सवाल करता रहा, बिना रुके, बिना मेरे जवाब का इंतजार किए। पहले मुझे लगा कि शायद वो अकेला है और किसी से बात करना चाहता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो पूरे समय अकेला ही था, कोई मेंस ग्रुप उसके साथ नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो सब अलग अलग रास्तों पर निकल गए होंगे। खैर, मैं अब नर्वस होने लगी थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब वापस नीचे जा रही हूँ, और ये बोलकर मैं नीचे की ओर चलने लगी। लेकिन वो फिर से मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेन रास्ते से कई छोटे ट्रेल्स नीचे की ओर मुड़ते थे, लेकिन मैं किसी और रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी। मेरी सांस अब भी फूल रही थी और सिर्फ इसीलिए मैं मेन रास्ते पर ही चलती रही। अब वो आदमी मेरे साथ नहीं चल रहा था, लेकिन वो दूर से अब भी मेरा पीछा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने फिर से आवाज लगाई, अरे सुनो। मैंने पलट कर देखा। वो एक साइको की तरह मुस्कुरा रहा था। फिर वो एक ट्रेल की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्यों ना हम दोनों इनमें से किसी ट्रेल पर चलें? मेरे साथ चलोगी तो बहुत मजा आएगा। मैंने उसकी वो बात सुनकर सख्ती से जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। फिर मैंने बाईं तरफ देखा। वहां एक बेंच पर दो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हम दोनों को ही देख रही थीं। फिर उनमें से एक महिला ने उस आदमी को आवाज दी, मुझे लगता है तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो। समझदारी इसी में है कि उसे अकेला छोड़ दो। मैंने भी उन्हें हल्की सी मुस्कान दी और सर हिलाया, और फिर जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चल पड़ी। मैं नीचे पहुंची और जल्दी से कार में बैठ गई। मैंने कार में बैठते ही अच्छे से बाहर देखा, ट्रेल की तरफ देखा, लेकिन वो आदमी अब मेरा पीछा नहीं कर रहा था। वो मेरी उस दिन की आखिरी हाइक थी, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उस दिन कुछ और बुरा नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूं, शायद वो दोनों महिलाएं ना होती तो पता नहीं वो आदमी मेरे साथ क्या करता। और अब मैं ऐसे अकेले बाहर जाना बिल्कुल बंद कर चुकी हूं। हम कुछ दिनों से एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। वो हमारे एक ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा था। मिशन ये था कि हमें घने जंगलों और मुश्किल जमीन से रास्ता बनाकर निकलना था, और फिर जहां भी मुमकिन हो वहां डेरा डालना था। मेरे साथ 3 और लोग थे। हम सब सोल्जर्स थे और खुले आसमान के नीचे सोने के आदी थे। लेकिन शुरुआत से ही उस जंगल में हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। न कोई चिड़िया की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी हमें देख रहे हों। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, नक्शे को फॉलो करते रहे और ट्रैक पर बने रहने की कोशिश करते रहे। जब सूरज ढलने लगा, हमने एक छोटे से खुले मैदान के पास रुकने का फैसला किया। हमने आग जलाई, जल्दी जल्दी खाना खाया
और फिर अपने स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमने कोई टेंट नहीं लगाया था, हम खुले आसमान के नीचे लेटे थे। पहले पहरे की बारी मेरी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी, जैसे वहां कुछ गलत था। मैं हर कुछ मिनटों में पेड़ों को स्कैन कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैंने अगले आदमी को उठाया और खुद अपने स्लीपिंग बैग में चला गया। मैंने उस बेचैनी को झटकने की कोशिश की और आखिरकार मुझे नींद आ गई। रात के बीचों बीच अचानक मेरी नींद खुली। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों जागा, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चुपचाप लेटा रहा और सुनने की कोशिश करता रहा। मुझे सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मुझे कुछ महक आई। शुरू में वो बहुत हल्की थी, लेकिन एक अजीब सी बदबू थी। उसमें कुछ गलत था। मैं बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बैठ गया। आग अब बस थोड़ी सी जल रही थी और वहां सिर्फ जलते अंगारों की रोशनी थी। मैंने इधर उधर देखा, बाकी सब अब भी सो रहे थे, लेकिन वो गंध अब और तेज हो चुकी थी। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, हल्की सी कुर जैसी आवाज, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मैंने उस दिशा में सर घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। धुंधली रोशनी में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो हलचल जंगल के किनारे हमारे कैंप से दूर हो रही थी। मैं पहचान नहीं पाया कि वो क्या था, लेकिन वहां कुछ था, जैसे कोई झुका हुआ हो, अंधेरे में छिपा हुआ हो। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। वो हम में से कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सब लोग तो वहीं थे और वो कोई जानवर भी नहीं लग रहा था। मैं बिना हिले डुले बैठा रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद उसने मुझे नहीं देखा। अब उसके कदमों की आवाज भी आ रही थी। वो धीरे धीरे हमारे चारों ओर घूम रहा था, लेकिन अब भी आंख की रोशनी से बाहर था। मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने चुपचाप अपना चाकू उठाया और उसे कसकर पकड़ा। वो जो भी था अब भी वहीं था और हमारे पास आ रहा था। फिर जैसे अचानक सब कुछ शुरू हुआ था, वैसे ही रुक भी गया। कदमों की आवाज बंद हो गई और फिर से सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी आंखों पर जोर डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था। मैंने चाकू को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो बदबू और जोर से आई। अब वो चारों ओर से आ रही थी, जैसे हवा में भर गई हो। मेरी रूह कांप उठी और तभी मैंने देखा, एक स्लीपिंग बैग खाली था। हम में से एक आदमी गायब था। मेरे पूरे शरीर से खून जैसे सूख गया हो। वो बिना कोई आवाज किए कैसे गायब हो गया? मैंने आसपास की जमीन पर नजर दौड़ाई। कोई निशान नहीं थे, कोई पैरों के छाप नहीं थे। बस वो बदबू आ रही थी और वो बदबू अब खून की लग रही थी। मैं पैनिक करना चाहता था, लेकिन खुद को जबरदस्ती शांत रखा। हमें ऐसे हालात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह के डेंजर को हैंडल करना सिखाया जाता है, लेकिन ये कुछ और था। ये डर था, वैसा डर जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने बाकी लोगों को नहीं जगाया। मुझे नहीं पता था कि उन्हें जगाने से क्या होगा। इसके बजाय मैं बस इंतजार करता रहा। जो भी कोई उसे लेकर गया था, मैं बस उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। रात खिंचती चली गई, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं जागता रहा, चाकू हाथ में लिए अंधेरे में ताकता रहा, हर आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब कुछ एकदम शांत था। जब सूरज निकला, वो बदबू भी गायब हो गई। जंगल फिर से नॉर्मल लगने लगा। चिड़िया चहक रही थीं, पेड़ों के बीच हवा बह रही थी, लेकिन हमारा एक साथी अब भी गायब था। ना कोई निशान, ना खून, बस गायब था। हमने चुपचाप अपना सामान समेटा। वो अजीब भारीपन अब भी हमारे सर पर छाया हुआ था। हमने उस बारे में कोई बात नहीं की,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी ये मानना नहीं चाहता था कि वो सब सच था, लेकिन हम सब जानते थे कि ये सच ही था। जब हम जंगल से बाहर निकले, मुझे अब भी चैन नहीं था, जैसे जो भी वहां था अब भी हमें देख रहा था, जैसे वो हमारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या था और शायद कभी पता भी ना चले, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, अगर वो चाहता तो हम सबको ले जा सकता था। मुझे लगता है वो अब भी वहीं कहीं बाहर है, हमारा इंतजार कर रहा है। मैं बस यही चाहूंगा कि अब ट्रेनिंग के लिए किसी को उस जंगल में ना भेजा जाए, क्योंकि पता नहीं वो अभी और कितनों का शिकार करेगा।